ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर। मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। बच्चों, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, पहले हम उसे समझेंगे। विराम चिन्ह की परिभाषा है वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय बीच में ही कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि इसमें बताया है कि विराम चिन्ह क्या होता है। बच्चों, विराम चिन्ह यह कोई भी वाक्य जब लिखा होता है उसे हम जब बोलते हैं, अगर विराम चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होता है कि उसका भाव अर्थ यह बहुत ही अलग हो जाता है। जैसे हम कहना चाहते हैं कि हाँ, साड़ी कितनी अच्छी है, लेकिन अगर इसी को हम कहें ये साड़ी कितनी अच्छी थी वो आंटी की, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर वाक्य का अर्थ भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। हमें लगता है कि पहले वाले इसमें बोला गया है कि भाई साड़ी बहुत अच्छी है और उन पे अच्छी लग रही है, परंतु एक दूसरे वाक्य में दर्शाता है कि एक जेलस की भावना में उसमें बोला गया है कि साड़ी तो बहुत अच्छी है। ऐसे ही बच्चों, आज हम देखेंगे विराम चिन्ह के अनेक प्रकार। तो उसका सबसे पहला प्रकार है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जैसे आप जानते ही होंगे, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। बच्चों, पूर्ण विराम दिखता कैसे है। पूर्ण विराम इस तरह से एक आकार ऐसा होता है, एक सीधी लाइन जैसा होता है। उदाहरण के लिए, वह खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। वह खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। बच्चों, वाक्य खत्म होने के बाद जब एक लाइन खींची जाती है उसे कहा जाता है पूर्ण विराम। इसका अर्थ ये होता है कि वहाँ थोड़ा हल्का ज़्यादा समय रुक करके आगे का जो वाक्य होगा उसे पढ़ा जाए। जैसे दूसरा वाक्य देखेंगे हम लोग, मोहन स्कूल जाता है। तो यहाँ पर अगर हमको दूसरा वाक्य पढ़ना भी है तो हमें रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण विराम आगे दिया हुआ था। उसके बाद दूसरा है बच्चों अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं देखेंगे, जब थोड़ी सी देर रुकना पड़े। जहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी एक छोटा सा दिख रहा है आपको मार्क जैसा, उसी को कहा जाता है अल्प विराम। उदाहरण देखेंगे, रुक, अभी मचा चिकाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर रुक, पहले तो यहाँ पर जो रुक शब्द दिया हुआ है, रुक के बाजू में एक छोटा सा अल्प विराम दिया है। अगर हम यह रुक और छोटा जो कॉमा है वहाँ नहीं रुकते, अल्प विराम जहाँ दिया है वहाँ यदि हम नहीं रुकेंगे और उसे पूरा वाक्य पढ़ लेंगे, रुक अभी मजा चिकाता हूँ, तो इसमें कोई धमकी ऐसा शब्द महसूस नहीं होगा। परंतु जब हम इसे धमकी के स्वर में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, रुक। जब हल्का रुक पे जोर दिया और वहाँ पर रुक गए तो वो हमें अल्प विराम का स्वरूप उपयोग में करने पर उस वाक्य पर बदलाव आ जाता है और बनता है रुक, अभी मजा चकाता हूँ। मतलब सामने वाला बोलता है कि तू रुक जा, तुझे मैं अभी पनिशमेंट करता हूँ। दूसरा वाक्य है बच्चों, ये जो अल्प विराम होता है वो इस तरह से, जैसे हमने पहले वाक्य में देखा कि वाक्य में कहीं तो भी एक अल्प विराम लगा करके उसे आगे का वाक्य दिया जाता है। या कई लोगों के जब नाम दर्शाना हो, चाहे वह कोई भी नाम हो, तो जैसे यहाँ पर दिया है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। तो राम, सीता, लक्ष्मण, राम सीता के बीच में देखिए कैसे कॉमा लगे हुए हैं, और हनुमान, यह सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो बच्चों, इस पूरे वाक्य में
देखिए राम के बाद में कॉमा लगा है, फिर उसके बाद सीता का नाम लिखा गया है, फिर इसके बाद में कॉमा लगा है, फिर इसमें लक्ष्मण का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद और लिखा है। यदि लक्ष्मण के बाद और भी लोगों के नाम होते तो वहाँ पर भी कॉमा लग के अल्प विराम लग करके आगे वह बताता। तो इसमें भी बच्चों हम लोग अल्प विराम का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों आगे है उपविराम। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता हो तो वह उस पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वह उस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। बच्चों जैसे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 डॉट दिख रहे हैं आपको, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, उसे ही उपविराम कहते हैं। उदाहरण के लिए कृष्णा के अनेक नाम। यहाँ पे प्रश्न पूछा है पहला कि कृष्णा के अनेक नाम क्या है, फिर उपविराम को लगाया है। तो यहाँ पे जब उन्होंने लगाया फिर डैश किया, फिर उन्होंने बताया है कि मोहन है, श्याम है, मुरली है, कान्हा है, ये उनके अनेक नाम हैं। वैसे ही जब हम उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना, कॉमा लगाते हैं, दो बिंदुओं को लगाते हैं, उसी को कहते हैं अपविराम। क्या कहते हैं बेटा? उपविराम। राम खाना खाता है। तीसरा देखेंगे उदाहरण विज्ञान। विज्ञान के बाद में भी देखो 2 बिंदु लगाए हैं, इसे हम कहेंगे उपविराम विज्ञान वरदान या अभिषेक। आइए हम दूसरे प्रश्न चिन्ह को देखते हैं, विराम चिन्ह को देखते हैं। ये है बच्चों विस्मयादिबोध चिन्ह। विस्मयादिबोध चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग में हर्ष, विवाद, व्यसमन, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। बच्चों यह कैसे दिखता है? यह एक पूरी मात्रा होती है, उसके बाद में नीचे में एक क्या वाले पानी अपना सर क्या। जब कोई वाक्य में हमें यह खुशी का वाक्य है कि दुख का वाक्य है, अगर कोई घृणा का वाक्य होता है, उसे अगर हमें दर्शाना हो तो हम विस्मय या बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों देखेंगे हाय हाय, छी छी रे, अरे अरे, शाबाश। जब हमको कोई बोलता है हाय, तो जब वो वाक्य बोला उसने हाय या आ है या छी, फिर कोई बोलता है अरे, तो ये जब वाक्य या शब्द जब लगते हैं तब हम उसके बाद में उपयोग किए जाने वाला चिन्ह होता है विस्मया बोध चिन्ह। हाय वह मर गया, जब हमको बोलते हैं हाय वो तो मर गया रे, तो वहाँ पर इस चिन्ह को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। हम जब किसी को कहते हैं कि आहा कितना सुहाना मौसम है, कभी हम बोलते हैं वाह कितना सुंदर घर है ना उसका, इस जगह पर जब हम वाह के बाद में जो चिन्ह लगाते हैं उसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इंटरजेक्शन। आगे बेटा बच्चों हम देखते हैं कौन सा चिन्ह है। आगे है अर्धविराम। अभी हमने अल्पविराम देखा, अब हम देख रहे हैं अर्धविराम। अर्धविराम कब लगता है बच्चों? पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। बच्चों देखिए यह कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर एक पहले ऊपर में एक पॉइंट लगा है और नीचे में थोड़ा सा निशान बनाया हुआ है। ऐसे कहा जाता है जैसे हमने देखा था अल्प विराम में, वैसे ही
यहाँ पर बिंदु के नीचे में एक आधा कोलन दिखाई दे रहा है। इसके हम एक बार उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण है, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। अगर मैं समझो इस वाक्य में जहाँ पर अर्धविराम लगा हुआ है वहाँ पे ना रुकूं तो इस वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है। जैसे सूर्यास्त हो गया और लालिमा ने उसका स्थान कालिमा ने ले लिया। मतलब यहाँ हमें यह बोध ही नहीं हुआ कि सूर्यास्त हो गया तो क्या हुआ। अगर हम इस बात पे जहाँ थोड़ा रुक जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो सूर्यास्त होने पर जो लालिमा होती है उसका जो स्थान होता है वह कौन ले लेता है, कालिमा ले लेती है। इस प्रकार से अर्थक विराम का उपयोग करने पर इसका स्पष्टीकरण हमें समझ में आता है। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, कल रविवार है। देखिए यहाँ पे किस तरह से उन्होंने अर्धविराम का उपयोग किया है, कल रविवार है। फिर उन्होंने बताया आगे कि छुट्टी का दिन भी है। फिर उन्होंने कहा कि आराम मिलेगा। अगर हम अर्धविराम का उपयोग नहीं करते तो हम कैसे बोलते हैं, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। हम ऐसे पढ़ते, लेकिन नहीं, हमें अगर वाक्य को समझना है कि ये कौन सी भाषा के लिए बोला जा रहा है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, तो हमें उनके दिए गए विराम चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ दिख रहा है हमें कि कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। अब प्रश्न आता है तीसरा। उदाहरण तीसरा देखेंगे, सूर्य उदय हो गया और चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी दिखाया उन्होंने कि सूर्यास्त हो गया, सूर्य उदय हो गया, लेकिन दोनों के बाद क्या हुआ, ये हम जब रुकते हैं थोड़ा, इसमें आधा विराम देते हैं, तब यह आगे जो क्रिया हुई है उसे अच्छे से हमें स्पष्ट समझा के बताता है। इस जो अर्धविराम होता है उसमें पूर्ण विराम से कुछ कम रुकना पड़ता है और अल्प विराम से थोड़ी ज़्यादा देर तक रुकना पड़ता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे का विराम चिन्ह देखेंगे। इसे तो आप सभी जानते हैं, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि इस संघ का प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, राम बाजार से क्या लेकर आया था। पहला उदाहरण देखा हमने कि हमने वाक्य तो पढ़े, पर वाक्य में जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो उसके लिए उस वाक्य के अंत में हमें प्रश्न चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर किया है, राम बाजार से क्या लाया था, तो था के बाद में यहाँ पर इस तरह का हमें प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। प्रश्न दूसरा देखेंगे, वह क्या खा रहा है। वह क्या खा रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर प्रश्न विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। सीता के पिता का क्या नाम था। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सीता के पिता का क्या नाम था। वहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि उनके पिता का क्या नाम था। जब राम बाजार गया तो क्या लाया था, वह क्या खा रहे हैं। ये जब प्रश्न का उपयोग होता है तो वहाँ पर इस ढंग से प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब आता है अगला प्रश्न चिन्ह, यह योजक चिन्ह। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक आड़ी लकीर खींची गई हुई है। उदाहरण के लिए, वह राम सीता की मूर्ति हैं। यहाँ पर जब राम और सीता को लिखा जाना था तो वहाँ पर उन्होंने एक आड़ी लाइन का उपयोग किया है। जो लाइन आड़ी है उसे कहा जाता है योजक चिन्ह।
यह दो शब्दों में स्पष्ट दिखाता है, जैसे राम सीता, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। हम जब बोलते हैं कि भाई सुख दुख तो आते रहता है, दिन रात परिश्रम करने पर भी सफलता मिलती है। हम जब इन दो शब्दों को एक साथ जब हम कभी दर्शाते हैं, उनको दर्शाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम आगे के जो चिन्ह हैं उन्हें देखेंगे। आगे है कोष्टक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए शब्द तथा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करना को अधिक और स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कोष्टक चिन्ह मतलब ब्रैकेट यह दिखाई दे रहा है। उसके उदाहरण देखेंगे बच्चों। पहला उदाहरण था विश्वामित्र ठहर जाओ। मतलब जो विश्वामित्र हैं वो गुस्से में, देखो उन्होंने क्या किया, कोष्टक में ब्रैकेट में ले लिया और कहा क्रोध में कांपते हुए। मतलब जो विश्वामित्र को बोल रहे थे वो कैसे बोल रहे थे, बिल्कुल क्रोध में हो गए थे और कांपते हुए बोल रहे थे कि तुम ठहर जाओ। विश्वामित्र जब बोल रहे थे सामने वाले को डांट रहे होंगे तो वो एकदम क्रोधित होंगे और कहते हैं कि तुम ठहर जाओ। दूसरा देखेंगे धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। जो धर्मराज थे वो कैसे थे, धर्मराज किसे कहा जाता है, यह ब्रैकेट में बताया है, कोष्टक में बताया है कि वह युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है। ऐसे ही कभी आपके स्कूल में जब टीचर आती है, बच्चे स्कूल में जब टीचर रहती हैं वो कैसे बोलते हैं, अध्यापक चिल्लाते हुए बोलते हैं निकल जाओ कक्षा से, निकल जाओ कक्षा से। अगर चाहे तो हम जब अगर नॉर्मल बोलते हैं, मतलब चिल्लाते हुए गुस्से में नहीं बोलते हैं, तो हम शांति से बोलते हैं निकल जाओ कक्षा से। तो भी यहाँ पर हमें अगर दर्शाना है कि भाई ये जो शब्द बोला गया है ये कैसे बोला गया है, तो यहाँ पर बताया है ब्रैकेट में कोष्टक में कि यह चिल्लाते हुए उन्होंने यह शब्दों को बोला है। आइए बच्चों अब हम अगला चिन्ह देखेंगे, पदलोप चिन्ह। ऑप्शन, जब वाक्य का या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पर ऐसे बिंदु लगा कर फिर छोड़ दिया जाता है, उसी को कहा जाता है पदलोप चिन्ह। कई लोगों को तो पता होता भी नहीं है कि वो उपयोग क्यों कर रहे हैं चिन्ह को, लेकिन फिर भी जब हम कैसे कोई वाक्य बोलते हैं या कोई शब्द बोलते हुए ऐसे बिंदु लगा कर छोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, एक श्याम ने मोहन को गाली दी श्याम ने मोहन को, लेकिन कौन सी गाली दी, उसके आगे क्या हुआ वह उन्होंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ बिंदु लगा के छोड़ दिए। जैसे आप देख पा रहे हैं उसी को कहा जाता है पदलोप चिन्ह। दूसरा एक देखेंगे उदाहरण, मैं सामान उठा दूंगा पर क्या। जब आगे का शब्द वाक्य नहीं समझ में आ रहा हो तो उसे हम कहेंगे, उसे दर्शाने के लिए ही पदलोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मैं घर अवश्य चलूँगा, फिर उन्होंने बिंदु लगाया, फिर कहा पर तुम्हारे साथ नहीं। यहाँ उनका क्या वाक्य का उत्तर है वह पूरा नहीं बताया उन्होंने सिर्फ इतना कहा मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ। इसी तरह से पदोपयोग का चिन्ह कोई वाक्य कोई शब्द आगे बोलने के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।